जॉब मार्केट इस वक्त बहुत शेकी है, टेक ले ऑफ्स हो रहे हैं, कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जरा थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो ये चीजें फिर फोर्स करती हैं गवर्नमेंट को कि आप कोई एक्शन लें, कि आप कुछ हमें दिखाएं कि आप जो है इसको एड्रेस कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ उसका जो इम्पैक्ट है वो इमिग्रेशन पॉलिसी पे भी आता है। कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने रिसेंटली उठाए हैं, जिनमें एक तो उन्होंने इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनका नंबर अप टू 30% कम करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 years। अगर तो आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपके पास चले अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, डिसेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, चाहे आप कनाडा के अंदर हैं चाहे कनाडा के बाहर हैं, इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू to transition to permanent residence। इतने सारे hundreds of thousands of temporary residents यहाँ पे हैं जिनके पास कोई pathway नहीं है towards permanent residence। ठीक है, कोई HR मैनेजर है, कोई बैंकिंग में है, कोई फाइनेंस में है, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, अनलेस आपके पास कोई बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं। सो फॉर एग्जांपल कनाडा में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें और स्पेसिफिकली इस केस को अगर हम लेके चलें, तो अजाइलम के अलावा एक ऑप्शन होती है, उसे कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स। अब अगर कोई स्टूडेंट या वर्कर है जो कि ये सोच के आया था कि सब आसान होगा, मिल जाएगा, और अब आसान नहीं है, जिस तरह मैंने अपने दोस्त की एग्जांपल दी, तो क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? हेलो एवरीवन। अच्छा, आज जो है वो मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, अब्दुल्ला बिलाल। एंड द रीज़न आई हैव हिम ओवर इज़ बिकॉज बहुत से लोगों ने हमारी वीडियोस पे जो मैं और बतूल करते हैं इस चैनल पे डालते हैं। बाद में इस चैनल पे मैं और बतूल जो है मेरी वाइफ, हम वीडियो शेयर करते हैं विद रिगार्ड्स टू, और कंटेंट शेयर करते हैं कमिंग टू नॉर्थ अमेरिका, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है सारा, कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू मिडल ईस्ट टू कैनेडा एंड नाउ करेंटली इन यूएस। तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि विच आर वेरी इमिग्रेशन स्पेसिफिक, कि हमने इमिग्रेट करना है तो क्या तरीके हैं। बहुत सी नॉलेज ऐसी है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से तो शेयर करता रहता हूँ इस चैनल पे, पर वो बहुत मेरे एक्सपीरियंस रिलेटेड है, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो था भी आज से कोई तकरीबन 7 साल पहले। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, और बहुत सी नुआंसेस भी होते हैं, बहुत से डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत से चैलेंजेस होते हैं लोगों को। सो उसके लिए हमने कहा कि यार मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो हम एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे। तो मेरे साथ एक्सपर्ट हैं अब्दुल्ला, जो कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। मैं और बात नहीं करूंगा, आई पास इट ऑन टू हिम टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, कि उनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं और वो किस तरह से एक्सपर्ट हैं, और जो भी वो बात करेंगे वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। बट आई हाईली रिकमेंड कि आप पूरी वीडियो देखें, बिकॉज इस वीडियो में हम डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे। इमिग्रेशन चैलेंजेस क्या हैं आज कनाडा में, वो क्या तरीके हैं कि अगर आपका एक नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू नहीं हो पा रहा तो और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास कनाडा मूव होने के लिए। तो इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और प्लीज़ कमेंट्स में भी बताएं कि अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हम मिस कर दें, तो वो भी हम फिर ऐसे करेंगे कि अब्दुल्ला को एक बारी फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और वो सारी चीज़ें भी कवर करें। बट एनीवेज़, a lot about me introducing Abdullah and the podcast. Let me pass it on to Abdullah and let him introduce himself first. Behrouz, thank you very much for this opportunity. First of all, thank you for having me. It's a pleasure to be here. Or a bit about myself. So I've been in Canada about 10 years. 10 साल तकरीबन मुझे हो गए हैं यहाँ कनाडा में, और मैं एक रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, RCIC जैसे कहते हैं। और मैं इमिग्रेशन से मेरा ताल्लुक जो है वो अब तकरीबन 6-7 साल 8 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में। मैं कनाडा आने से पहले पाकिस्तान में भी था कुछ अरसा, दुबई, फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काफ़ी जगह रहने की। मैं मलेशिया में था कुछ अरसा, और मैं लॉयर था कनाडा आने से पहले। प्रैक्टिस थी अपनी, अपने फादर के साथ काम करता था। और यहाँ कनाडा आके बस मैंने सोचा कि क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत सिमिलर होगी मेरी फील्ड से। और मैं खुद क्योंकि इमिग्रेंट था उस वक्त, और मैंने देखा कि एक इंटरेस्ट है इमिग्रेशन में लोगों का, गाइडेंस लोगों को चाहिए होती है, गाइडेंस ढूंढ रहे होते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बैकग्राउंड, अपनी लीगल बैकग्राउंड को और लीगल एक्सपीरियंस को किस तरह बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ इस चीज़ के साथ, इस इमिग्रेशन फील्ड में, स्पेस में। तो मैंने फिर मैं जो प्रोसेस होता है यहाँ लाइसेंसिंग का, मैंने वो किया, मैं लाइसेंस कंसल्टेंट बन गया। और बस पिछले 6 साल 7 साल से मैं यही कर रहा हूँ, लोगों को कोशिश करता हूँ कि जितना एज बेस्ट दैट आई कैन हेल्प करूँ, असिस्ट करूँ। थैंक यू अब्दुल्ला। एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी लिजिट इंडिविजुअल से बात करें, कॉन्टैक्ट से बात करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी रिसोर्सेज ऑनलाइन भी हैं
और मैं भी जब इस प्रोसेस में था तो बहुत सी गलत एडवाइस भी मिलती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि समवन लाइक यू हू कैन कम एंड एजुकेट। तो मैं करूँगा ये कि हाउ पीपल कैन रीच आउट टू यू एज़ वेल, वो मैं कॉन्टैक्ट भी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो छोड़ दूँगा, ताकि अगर किसी को आपकी सर्विसेज़ की ज़रूरत है और आगे परस्यू करना है हेल्प को, तो दे कैन रीच आउट टू यू। बट लेट्स गेट रोलिंग इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव, व्हिच इज़ व्हाई कनाडा? क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसी भी हैं, बहुत से लोग यूके की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, और यूके यूएस अगर थोड़ा सा मुश्किल भी कह लें तो ऑस्ट्रेलिया है जो कि एक और इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। बट इन सब में अगर मुझे चूज करना हो यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो ऐसी क्या बात है कनाडा की कि मुझे चूज, या वो क्या एस्पेक्ट्स हैं या पैरामीटर्स हैं जिसको मुझे मद्देनजर रखना है इन ऑर्डर फॉर मी टू डिसाइड कि मुझे कनाडा मूव होना है वर्सेस बाकी ऑप्शंस? बहरोज, आई थिंक ये जो है पिछले, आई वुड से स्पेशली कोविड के बाद से तो खास तौर पे, और लेकिन पिछले आप समझिए 6 7 8 साल में इमिग्रेशन का जो लैंडस्केप है वो बहुत बदल गया है। और जैसे मैंने कहा कि कोविड के बाद से तो डेफिनेटली मतलब हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें बदल गई हैं। तो मैं इसको इस तरह से तो किसी को नहीं कहूंगा कि आप कनाडा ही स्पेसिफिकली क्यों चूज करें। मैं तो उनको ये एडवाइस करूंगा कि आप अपनी ऑप्शंस ओपन रखें और आप अपने लिए डिसाइड करें कि आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। तो आज से 8 साल 9 साल 10 साल पहले शायद मैं भी इसी तरह जो है वो करता कि मैं उनको बोलता कि भाई दिस इज व्हाई यू शुड चूज कनाडा एंड यू शुड प्रेफर कनाडा ओवर द यूके और ऑस्ट्रेलिया और सम ऑफ दीज अदर डेस्टिनेशंस। लेकिन आजकल तो अगर मेरे क्लाइंट्स आते हैं, इवन दो मैं कैनेडियन रेगुलेटेड कंसल्टेंट हूं, कैनेडियन इमिग्रेशन करता हूं और मेरे तो इंटरेस्ट में है कि ज्यादा लोग आए यहाँ पे, मैं तो सब क्लाइंट्स को ये कहता हूं कि आप अपना जो है अपनी वो देखिए कि आपको बेस्ट जो है ऑफरिंग कह लें या आपके लिए बेस्ट क्या है, कौन सी डेस्टिनेशन। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिन कंट्रीज से आते हैं यहाँ पे या जिन कंट्रीज में सोच रहे हैं इमिग्रेशन का, वहां कुछ सिचुएशन आप उसको पॉलिटिकल कह लीजिए, उनकी पर्सनल कह लीजिए, प्रोफेशनल कह लीजिए, एक सोशल सिचुएशन कह लीजिए, वहां पे ऐसी है कुछ कि वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं बाहर, वो कोई चाह रहे हैं कि कहीं बाहर चले जाएं। लेकिन आप देखें कि पिछले 1 से 1.5 साल में 2 साल में यहां पे भी लैंडस्केप बहुत चेंज हुआ है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। आप कनाडा में पिछले सिर्फ 6 महीने देख लीजिए कि कितनी इन्होंने जो है ऐसी पॉलिसीज कह लीजिए, ऐसे रूल्स इन्होंने बदले हैं जिनसे जिनमें इन्होंने नंबर्स कम किए हैं जो इमिग्रेंट्स टेम्परेरी और परमानेंट यहाँ आएंगे कनाडा में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 30% इन्होंने कट कर दिए जो अब अगले 2 साल यहाँ आएंगे कनाडा में। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं लोकल लेवल पे जो अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ रहा है कि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो क्या सही है, क्या सही तरफ जा रही है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि जो भी सोच रहा है इमिग्रेशन का, एक तो अपना माइंड खुला रखें और ऑप्शंस खुली रखें। हैविंग सेड दैट, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोज यहाँ पे कनाडा इमिग्रेट करने के आने के। मैं ये कहूंगा कि आप कनाडा इसलिए चूज करें कि यहाँ बहुत एक डिवर्स पॉपुलेशन है, बहुत डिवर्सिटी है यहाँ पे। मैं टोरंटो के करीब रहता हूँ, आप टोरंटो चले जाएं तो आपको हर किस्म के लोग नजर आएंगे, दुनिया के हर हिस्से से लोग आपको यहाँ नजर आएंगे और वो आपको बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि डिवर्सिटी है और इतने डिफरेंट लोग, इतने डिफरेंट कल्चर यहाँ पे हैं। अब हर हाल यहाँ पे एक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। आप यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ अस जिनके बच्चे हैं और जो यहाँ पे आए, वो अपने मोस्टली बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के सॉर्ट ऑफ बच्चों के लिए ये फैसला लेते हैं और उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। कनाडा इज अ ग्रेट कंट्री फॉर रेजिंग किड्स फॉर एग्जांपल। और जाहिर बात है कुछ और आपको बेनिफिट्स तो हैं यहाँ रहने के, लेकिन ये कि आजकल आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना माइंड ओपन रखें और स्पेसिफिक एक जगह के ऊपर ना अपना वो फोकस करें। ठीक है, नहीं अब्दुल्ला, दिस इज अमेजिंग बिकॉज मैं भी अमूल लोगों को ये कहता हूँ कि आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ जगह सूट करती है। इस पे एक तो सबके पास ऑप्शन नहीं होती, और अगर आपके पास True. ऑप्शन है दैट्स इट्स यूर इन अ गुड प्लेस। इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज अब आपको एक डिसीजन लेना है, बट ऑप्शंस होना जो है वो एक प्रिविलेज है। और आप उसमें फिर ये देखें कि इकोनॉमिकली आपको कहाँ फ़ायदा हो रहा है, सोशली कहाँ फ़ायदा हो रहा है। बिकॉज आई लव योर आंसर कि आपने और आप ये भी जो कह रहे हैं कि मैं अब सेलिंग नहीं करता कि यहीं आए।
इट शुड बी वेयर यू विल बी इवेंचुअली हैप्पी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सेटिस्फैक्शन, इवेंचुअल हैप्पीनेस जो है वो कहाँ है। और हम इस कंटेंट को क्रिएट करके यही कर रहे हैं कि वी आर जस्ट लेटिंग पीपल नो कि यहाँ के फायदे नुकसान क्या हैं, एंड देन पीपल कैन डिसाइड। बट आई वांट टू गो बैक एंड वांट टू पिक ऑन समथिंग जो आपने कही विद रिगार्ड्स टू द चेंजेस। बट हम इमिग्रेशन पॉलिसी की चेंजेस से पहले, बात करने से पहले, मुझे आप थोड़ा-सा इस पे बताएँगे कि हम जो स्पेशली सोशल मीडिया पे हम जिस तरह का देखते हैं आजकल जो है वो इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशीज़, लाइक एवरीवेयर नायग्रा फॉल इज़ ऑल फुल ऑफ देम, एंड देयर इज़ हाई इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेशन कमिंग इन। आई लव डाइवर्सिटी बाय द वे। मुझे खुद ये बात पसंद है कनाडा की, बट मैं ऐसा इंडिविजुअल नहीं हूँ जो कि बिल्कुल व्हाइट पॉपुलेशन में रहना चाहूँगा, बिल्कुल ब्राउन में रहना चाहूँगा। द ब्यूटी आई लाइक अबाउट कनाडा इज़ देयर इज़ अ मिक्स, देयर इज़ व्हाइट, ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्लू, आपको हर किस्म का इंडिविजुअल, हर बैकग्राउंड का मिलेगा। और मेरे बच्चे भी ऐसे स्कूल में जाएँगे जहाँ ये सारी डाइवर्सिटी मिलेगी। दिस इज़ द ब्यूटी, राइट? दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आई केम आउट ऑफ माय कंट्री, बिकॉज़ वहाँ सिर्फ मुझ जैसे लोग थे। और मैं एक ऐसी जगह पे आना चाहता हूँ जहाँ डाइवर्सिटी हो। अब वो डाइवर्सिटी अगर यहाँ भी खत्म हो जाएगी और यहाँ भी बिल्कुल एक किस्म के लोग आना शुरू कर देंगे, तो आई पर्सनली डोंट फाइंड इट वेरी वेलकमिंग। तो एक एक ये चीज़ है, और दूसरा ये कि उसके होने की वजह से और इम्पैक्ट पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इम्पैक्ट पड़ता है जॉब्स पे। सो द अमाउंट ऑफ इमिग्रेशन दैट और इमिग्रेंट्स दैट हैव कम टू कनाडा, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि ऐसा क्या चेंज हो गया है पिछले साल 2 साल में कि थिंग्स हैव सडनली चेंज सो मच। या आप मुझे ये बताएं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, गलत है, ऐसा नहीं है, रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। सो इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन दैट, व्हाई इट हैज हैपेंड एंड वेयर वी आर टुडे। बहरोज, इसका आपको जो है ये देखना होगा कि हम लोग अभी वी आर बेसिकली जस्ट कमिंग आउट ऑफ कोविड। ठीक है, कोविड कोई बहुत 10-15 साल पहले नहीं हुआ था, ये 2-3 साल पहले की कहानी है। और उससे हुआ ये है, अब वो एक वंस इन अ जनरेशन टाइप इवेंट है। ठीक है, आई मीन वो एक ऐसी चीज थी अनप्रेसिडेंटेड, एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम में। हमने तो कभी ऐसी कोई चीज ना कभी देखी, एंड इट इज वेरी लाइकली कि हम शायद आगे कभी इस तरह देखेंगे भी नहीं। तो ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ जनरेशन इवेंट जब होता है, तो उसके ऑब्वियसली कुछ उसका इम्पैक्ट है, कुछ उसकी वजह से जो चीजें, जो डिसरप्शंस हुई थी और इतनी मैसिव डिसरप्शंस हुई थी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी फील किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो कुछ तो उसकी वजह से चेंजेस हुए, जो जिन्होंने फोर्स किया है गवर्नमेंट्स को ये इमिग्रेशन पॉलिसी रीथिंक करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हैं। अब आप कनाडा, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पे इंटरेस्ट रेट्स का बहुत फर्क पड़ता है, लोगों ने घर अपने मॉर्गेज पे लिए होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, गाड़ियां लीज की होती हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ जाएं तो ये बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं लोगों को यहाँ पे। तो कुछ ऐसी जो है वो इम्पैक्ट्स कोविड की वजह से कह लीजिए वो हुए कि बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पे एक लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो गई है और अपॉर्चुनिटीज उस तरह से जो है वो नहीं है लोगों के पास। और आप देखें कि आप अमेरिका की एग्जांपल ले लीजिए कि जब भी इस तरह की कोई चीज या इस तरह की कोई जो आप देखते हैं एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, तो फिर स्केपगोट्स ढूंढे जाते हैं कि किसकी वजह से हुआ है ये। तो अब उसमें इमिग्रेंट्स भी आ जाते हैं कि ये इमिग्रेंट्स की वजह से हो रहा है। अब हमें पता है कि ये आंसर जो है गलत है, कि ये इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हाउसिंग का कनाडा में एक बहुत बड़ा मसला है, इट्स अ क्राइसिस। हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव है और हाउसिंग बहुत जो है उसकी शॉर्टेज है, स्पेशली जो ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, लोग टोरंटो या जैसे जिसे हम जीटीए कहते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया, यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। तो जब स्टूडेंट्स इतने ज्यादा आने शुरू हो गए, तो हाउसिंग जो थी वो जाहिर बात है वो तो अकोमोडेट नहीं कर सकती थी इस तरह का इन्फ्लक्स। तो वो हाउसिंग सबके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई है। अब जो भी घर ढूंढ रहा है, चाहे वो रेंट पे ढूंढ रहा है या वो खरीदना चाह रहा है, अवेलेबल ही नहीं है घर में। और जाहिर बात है जब डिमांड इतनी ज्यादा है तो प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो ये सब जो है इसका अब एक रिएक्शन हो रहा है लोगों में कि भाई ये किसकी वजह से हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि जी, जब इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए हैं कनाडा में, उनकी वजह से हाउसिंग का प्रॉब्लम हो गया। एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये जरूर होगा, लेकिन हमें पता है कि ये एक्सक्लूसिव वजह ये नहीं है कि स्टूडेंट्स आ गए हैं तो हाउसिंग का मसला हो गया। कनाडा में हाउसिंग का प्रॉब्लम बहुत सारी और वजूहात की वजह से भी है कि क्यों इतनी एक्सपेंसिव है, क्यों इतनी इनएक्सेसिबल है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो फोर्स हुई है
कि कुछ वो एक्शन ले। आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीजें पॉलिटिकल हैं, उनको अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट भी देखनी है कि अगर लोग अनहैप्पी हैं ये हाउसिंग सिचुएशन की वजह से या कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से, तो गवर्नमेंट को कुछ तो एक्शन लेना है ताकि वो नजर आए लोगों को कि जी ये कुछ तो कर रहे हैं। अब 2025 इलेक्शन ईयर है कनाडा में, तो हम जो है लेस देन अ ईयर अवे हैं फ्रॉम इलेक्शंस इन कनाडा। तो आपको पता है कि ये टाइम होता है जब गवर्नमेंट्स जो है वो कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज की बेसिस पे वोटर्स को थोड़ा जरा अपनी तरफ कायल करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो ये इन अ नटशेल, इसकी और भी रीजंस हैं, लेकिन इन अ नटशेल ये कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट्स को जरा रीअसेस करना पड़ा है अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को और अपने इमिग्रेशन नैरेटिव को। तो कनाडा ने कुछ अरसा पहले अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी जो वो अनाउंस करते हैं, 5 ईयर पॉलिसी अनाउंस करते हैं, वो की थी और उसमें उन्होंने बहुत एम्बिशियस टारगेट्स रखे थे कि जी हम अप टू 500,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स पर ईयर जो है कनाडा में लाएंगे 2025 तक। तो ये अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन में कभी भी इस तरह के नंबर्स जो हैं या इस तरह के कोटाज नहीं थे। उस वक्त सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। उसके बाद चीजें बदल गई, कोविड हो गया और जैसा मैंने कहा कि कुछ 2-3 जो चीजें हुई कोविड की वजह से, डायरेक्टली इन्फ्लेशन हो गई और उससे रिलेटेड और चीजें हो गई। आप देखिए जॉब मार्केट इस वक्त बहुत शेकी है, टेक ले ऑफ्स हो रहे हैं, कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जरा थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो ये चीजें फिर फोर्स करती हैं गवर्नमेंट को कि आप कोई एक्शन लें, कि आप कुछ हमें दिखाएं कि आप जो है इसको एड्रेस कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ उसका जो इम्पैक्ट है वो इमिग्रेशन पॉलिसी पे भी आता है। अच्छा दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट कॉल आउट विच इज़ कि अगर आप मेरी तरह ग्लोबली पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कॉल इट साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, कनाडा, यूएस, तो ये एक ऐप है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जिसके थ्रू जो है आपको बहुत अच्छे रेट्स मिलेंगे और लो कॉस्ट ऑनलाइन करेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा ताकि आप यूज़ कर सकें, और अगर आप इसका ये लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $10 से $20 का क्रेडिट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि वो क्या इम्पैक्ट है जो इमिग्रेशन पॉलिसी पे आया है, बिकॉज आई रिमेंबर सीइंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग इन। आपने इसी तरह कहा कि 5 लाख इमिग्रेंट्स लेंगे और वो हर साल बढ़ते जा रहे थे। सो आई रिमेंबर सम ऑफ द पीपल आई नो, तो ऑलमोस्ट देव अप्लाइड फॉर इमिग्रेशन या अप्लाई कर रहे हैं नोइंग कि कैनेडा इज द प्लेस जहां they have high chances of getting into the immigration process. But what has changed or what is expected to change because of the entire influx of immigration, और ये जो आप सारी changes की बात कर रहे हैं, तो अब हम क्या नया future scenario क्या देखने वाले हैं या किस तरह how it would unfold? राइट। सो बहरोज, एक मैं यहाँ पे डिस्टिंक्शन पहले ड्रॉ कर दूं कि ये जो 500,000 का मैंने नंबर लिया है ये परमानेंट रेजिडेंट्स का है, तो इसमें स्टूडेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज जो बहुत कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई और बहुत जो जिसका जो है बहुत फिर जो है डिस्कशन हुई उसके ऊपर, और बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं था कि परमानेंट रेजिडेंट्स तो चलें, एक अलग स्ट्रीम है जो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं कनाडा में। टेम्पररी रेजिडेंट्स का मतलब वो लोग जो यहाँ पे किसी परमिट पे हैं, स्टडी परमिट पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, तो इन्हें हम टेम्पररी रेजिडेंट्स कहते हैं। कि जो टेम्पररी रेजिडेंट्स का नंबर है वो तो मिलियन से भी ऊपर है, वो मिलियंस में है। ठीक है, जो अगर 500,000 इन्होंने परमानेंट रेजिडेंट्स लेने हैं पर ईयर तो वो तो अलग, लेकिन जो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स और वर्कर्स और एक सर्टेन अदर लोग जो यहाँ पे परमानेंट उस पे नहीं है, वो मिलियन से भी ऊपर है। तो ये जब यहाँ पे हुई बात और ये डिस्क्लोज हुआ कि जी टेम्पररी रेजिडेंट्स तो बहुत उससे आउट नंबर कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंट्स को, तो इस पे भी बहुत ज्यादा जो है वो फिर बहस शुरू हो गई कि क्या अकोमोडेट किया जा सकता है इन लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि पिछले आप 5 से 6 साल 7 साल का पीरियड ले लें। एक मैंने अभी अपने लिंक्डइन पे पोस्ट भी, इत्तेफाक ऐसा है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने जस्ट यस्टरडे अपने लिंक्डइन पे कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने लिखे हैं कि 2018 में कनाडा में रफली 500,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे 2018 में। अब 2018 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो 2018 में 500,000 थे, 2023 में मिलियन से ऊपर थे। तो ये बहुत बड़ा एक जो है इसमें इंक्रीज है। ये एक हम बिल्कुल सेपरेट पॉडकास्ट में बात कर सकते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो डबल हो गया 5-6 साल में। उसकी बहुत वजूहात है, लेकिन ये कि वो इसलिए हुआ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है, स्पेशली आप 2015 में एक्सप्रेस एंट्री आ गई,
एक्सप्रेस एंट्री पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम था, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता करके वो कंपेटिटिव होता गया। और उसमें एक तरीका अपने आप को एज देने का वो ये है कि आपके पास कैनेडियन एजुकेशन हो और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो। तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये हमारा रास्ता है टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंस, कि हम कनाडा आ जाएं, हम यहां से कोई 1 साल का या 2 साल का कोई डिप्लोमा कर लें, जिसके हमें फिर पॉइंट्स मिल जाएंगे एक्सप्रेस एंट्री में। और जब आप यहां पढ़ते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं एक वर्क परमिट के लिए, जिसे PGWP कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। और फिर आप कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस उस पे जब आप हासिल कर लेते हैं तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये जो है एक सॉर्ट ऑफ पॉपुलर हो गया आइडिया कि भाई आप यहां आ जाएं, किसी भी तरह यहां पढ़ लें, यहां काम कर लें, तो आपके पास इतने पॉइंट्स हो जाएंगे कि आप एक्सप्रेस एंट्री में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और फिर आपको पता है कि जैसे जैसे ये वो होता है, तो मोर एंड मोर पीपल दे गेट अट्रैक्टेड टू दिस। तो ये कॉज बना यहाँ पे पिछले, समझिए आप 5 साल में, in this explosion in the numbers of temporary sort of residents here, जिसमें मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। और उसमें फिर और बहुत सारे वो हैं फैक्टर्स हैं, जो मैरिड स्टूडेंट्स हैं उनके स्पाउसेस भी एलिजिबल होते हैं एक ओपन वर्क परमिट के लिए, जो टेम्पररी वर्कर्स हैं उनके भी स्पाउसेस इन सम केसेस एलिजिबल होते हैं ओपन वर्क परमिट के लिए। तो ये एक टेम्पररी रेजिडेंट्स का नंबर जो है ये एक्सप्लोड कर गया कनाडा में पिछले कुछ सालों में, और जो फिर जिसके नॉक ऑन इफेक्ट्स हुए और चीजों पे। तो इसको एड्रेस करने के लिए जो है कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने रिसेंटली उठाए हैं, जिनमें एक तो उन्होंने इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनका नंबर अप टू 30% कम करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 years। तो एक तो उन्होंने ये अनाउंस किया है। दूसरा उन्होंने अनाउंस किया है कि वो टेम्पररी वर्कर्स जो हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे वर्क परमिट पे हैं, उनके नंबर्स को भी रीइवैल्यूएट करेंगे। फिर इन्होंने ये अनाउंस किया कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे कनाडा, फॉर एग्जांपल अगर वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, वो जो 1 साल 2 साल के होते हैं, तो उनके स्पाउसेस उनको अकंपनी नहीं कर सकते, उनको ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अब ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और मतलब दिस इंपैक्ट्स यू डायरेक्टली, कि अगर आप अपनी हस्बैंड को या अपने वाइफ को साथ नहीं ला सकते, तो फिर तो शायद ये प्रैक्टिकल ना रहे। अच्छा, फिर अब इन्होंने परमानेंट रेजिडेंस नंबर्स को तो नहीं टिंकर किया, वो तो अभी तक वही है, लेकिन जिस तरह से ये परमानेंट रेजिडेंट्स को चूज कर रहे हैं, दैट हैज चेंज्ड। तो लास्ट ईयर इन्होंने अनाउंस किए कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज कह लें, कैटेगरी स्पेसिफिक सिलेक्शन कह लें, कि इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए कुछ ऑक्यूपेशंस, जिनमें हेल्थ केयर है, जिनमें स्टेम टेक्निकल ऑक्यूपेशंस हैं, एग्रीकल्चर है, ट्रेड्स हैं, और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, कि वो प्रायोरिटाइज करेंगे लोगों को जो इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो अगर तो आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपके पास चले अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, डिसेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, चाहे आप कनाडा के अंदर हैं चाहे कनाडा के बाहर हैं, इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रांजिशन टू परमानेंट रेजिडेंस। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमने देखे हैं पिछले, आई वुड से 1 से 2 साल में। और इस साल 2024 में, हम अभी अप्रैल में हैं, तो जितने भी ड्रॉज हुए हैं एक्सप्रेस एंट्री में, उनमें जो ये कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज हुए हैं, जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इन्होंने इनवाइट किया, हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, स्टेम ऑक्यूपेशंस, उसमें तो वो स्कोर जिसे हम कट ऑफ स्कोर कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, वो तो मैनेजेबल था, रीजनेबल था, नीचे था। लेकिन जो जनरल ड्रॉज हैं, जिसमें कोई ऑक्यूपेशन वो स्पेसिफाई नहीं करते, उसका स्कोर इस वक्त इतना हाई है कि वो आप, बहुत मुश्किल है कि आपका वो स्कोर होगा। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो आपने चेंजेस बताई हैं, ये उन पे भी अप्लाई करती हैं जो कि यहाँ मूव कर चुके हैं? सो मैं एज अ स्टूडेंट आया यही सोच के कि अपने मैं पॉइंट्स बढ़ा लूंगा, मैंने यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया, लेट्स से मैंने कोई आर्म सी सर्टिफिकेशन कर ली, एंड आई हैव माई फैमिली विद मी, बिकॉज उस वक्त फैमिली अलाउड भी थी। अब मैंने एक्सप्रेस एंट्री के लिए अब तक अप्लाई या PR के लिए अब तक अप्लाई किया नहीं, पर ये जो चेंजेस हुई हैं मुझ पर भी अप्लाई करती हैं या नहीं? ये जो है सिर्फ नए टेम्प्रेरी वर्कर्स पे या टेम्प्रेरी स्टूडेंट्स पे अप्लाई करेगी? ये चेंजेस तो बहरोज बिल्कुल आप पे अप्लाई करती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ हैं तो, और अगर आपने अभी तक परमानेंट रेजिडेंसी आपको या तो नहीं मिली है या आप किसी उस पे ट्रैक पे नहीं है, तो एब्सोल्युटली आप बिल्कुल, आपके ऊपर ये अप्लाई भी करती हैं और आपको इम्पैक्ट करती हैं। और यहाँ पे बहुत इसका शोर है कि इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेम्पररी रेजिडेंट्स यहाँ पे हैं, जिनके पास कोई पैथवे नहीं है टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंस।
और वो यहाँ पे आप सुनते हैं कि कभी 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 एल्बर्टा में प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी मैनिटोबा में प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी ओंटारियो में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम 3 साल से 4 साल से, इन सम केसेस 5 साल से कनाडा में हैं और हमारे पास कोई पैथवे नहीं है टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंस। और अब उनके वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं, जो भी उनका यहाँ पे स्टेटस है वो खत्म हो रहा है और उनके पास अभी भी कोई पैथवे नहीं है। तो बिल्कुल आप पे भी अप्लाई करता है, एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी हियर एंड हु हैव नो क्लियर पाथवे टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है, करेक्ट। अच्छा अब्दुल्ला, अब मुझे ये बताएं कि लेट्स प्रायोरिटाइज, अगर मैं एज एज समवन हु इज नॉट इन कनाडा और मैं कनाडा आना चाह रहा हूँ, इमिग्रेट करना चाह रहा हूँ, वो कौन सी ऑप्शंस है विच आई शुड एक्सप्लोर फर्स्ट? फिर अगर वो नहीं वर्क करती, नंबर 2 ये नहीं काम करती, फिर एज अ मे बी स्टूडेंट नहीं तो मैरिज, आई डोंट नो। सो आई डोंट नो इफ देयर इज अ वे टू प्रायोरिटाइज वन ओवर द अदर। बट अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सबसे इजी क्या है और इजी टू वर्स्ट क्या है ऑप्शन, अगर आप वो लिस्ट डाउन कर दें और थोड़ा सा उस पर एक्सपैंड कर दें, वुड बी हेल्पफुल। एब्सोल्युटली। तो बहरोज ऐसा है कि इस वक्त अगर आप किसी हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन में हैं फॉर एग्जांपल, और हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन का मतलब सिर्फ ये डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन, स्पेशलिस्ट ये नहीं है। हेल्थ इनकी इनकी लिस्ट जो है ऑक्यूपेशंस की बहुत इजीली एक्सेसिबल है ऑनलाइन। तो अगर आप कैटेगरी स्पेसिफिक सिलेक्शन जो है वो रिसर्च करें ऑनलाइन, तो आपको ये सारी आ जाएंगी, कैटेगरीज भी आ जाएंगी और हर कैटेगरी के अंदर जो जॉब्स इंक्लूडेड हैं, जो ऑक्यूपेशंस इंक्लूडेड हैं, उसकी लिस्ट भी आ जाएगी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इस वक्त किसी एक ब्रॉड हेल्थ केयर कैटेगरी में आपका एक्सपीरियंस है, तो दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू कंसिडर इमिग्रेशन। ठीक है। अगर आप किसी स्टेम फील्ड में हैं, ठीक है, आईटी में है, टेक्निकल उसमें है, इंजीनियरिंग में है, तो दिस इज अगेन अ गुड टाइम फॉर यू टू कंसिडर इमिग्रेशन टू कनाडा। हमारी जनरली जो है फ्रॉम आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लोग फ्रेंच तो नहीं बोलते, लेकिन अगर आप फ्रेंच बोलते हैं तो दिस इज परहैप्स द बेस्ट टाइम फॉर यू, क्योंकि जो इस वक्त जो ड्रॉज हुए हैं जिनमें मिनिमम कट ऑफ स्कोर था वो फ्रेंच स्पीकिंग ड्रॉज थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए उन्होंने किए, उसमें कट ऑफ स्कोर बहुत लो था। तो वो तो जनरली नहीं एप्लीकेबल होता एशियन कंट्रीज में जो लोग हैं उनके लिए। लेकिन जैसे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, टूनिशियंस हैं, अल्जीरियंस हैं, जो जहां फ्रेंच बोली जाती है, दिस इज ए ग्रेट टाइम फॉर देम फॉर एग्जांपल टू कंसिडर इमिग्रेशन टू कनाडा। तो इसलिए आपने पूछा कि इसको आप प्रायोरिटाइज किस तरह करेंगे, तो प्रायोरिटाइज से ज्यादा आपको ये देखना है कि क्या इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं इमिग्रेशन के, आप उनमें से किसी एक ट्रेंड में या कैटेगरी में आप फिट होते हैं या नहीं। तो जैसा मैंने कहा, हेल्थ केयर, स्टेम, फ्रेंच, इफ यू स्पीक फ्रेंच, इस तरह के अगर किसी एक ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी भी है, उसमें भी 2-3 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो कुछ लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि क्या आप इन किसी लिस्ट में करते हैं, फॉल करते हैं कि नहीं। अगर आप करते हैं तो एब्सोल्युटली दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू। आप अपना लैंग्वेज टेस्ट लें, आप अपनी क्रेडेंशियल्स जो है वो उनको असेस करवाएं, एजुकेशन असेसमेंट करें एंड गेट इन द पूल। तो ये तो उनके लिए हो गया। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीपल जो इन ऑक्यूपेशंस में नहीं है। ठीक है, कोई HR मैनेजर है, कोई बैंकिंग में है, कोई फाइनेंस में है, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, अनलेस आपके पास कोई बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई बहन या भाई, आपका कोई सिबलिंग कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट है या सिटीजन है, तो आपको 15 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में अगर आपकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो किसी ऐसे प्रोविंस में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आउटसाइड ऑफ ओंटारियो, एल्बर्टा में हैं या मैनिटोबा में हैं या सस्कैचुआन में हैं, तो कुछ पॉसिबल ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं अगर आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर इन किसी प्रोविंसेस में रहता है। लेकिन अगर ऐसे आपके पास जिन्हें हम एक्स फैक्टर्स कहते हैं वो नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट। पिछले 3-4-5 साल में लोग क्या करते थे कि जब उनके पास पॉइंट्स नहीं होते थे तो वो स्टडी परमिट वाला ऑप्शन देखते थे कि चले हम स्टडी परमिट ले लेते हैं, हम यहाँ आके कुछ और जो है पढ़ाई कर लेते हैं और उसके थ्रू हम जो है फिर आगे परमानेंट रेजिडेंस एक्सप्लोर कर लेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो ऑप्शन भी बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इतने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं और जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवे पे जाने के लिए। तो इस वक्त अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कनाडा, तो आपको बहुत एक जो है प्रॉपर प्लानिंग करनी है आपको, या अगर आप खुद कैपेबल हैं ये रिसर्च करने के लिए तो खुद कर लीजिए, लेकिन आप किसी से अपनी पूरी एक असेसमेंट करवाएं
कि भाई ये हमारी प्रोफाइल है, ये हमारी बैकग्राउंड है, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं और क्या वो ऑप्शंस प्रैक्टिकल हैं या नहीं है। उनको हम शुरू करें या ना करें, लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जस्ट मैं थोड़ा सा, जैसे जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, मैं ये उनको दोबारा कहूंगा कि अपने ऑप्शंस खुले रखें, कि आप सिर्फ कनाडा पे फिर फोकस ना करें। आप देखें कि क्या मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी कहीं और है, जहां मैं साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकता हूं और मैं जो है उसको भी एक्सप्लोर कर सकता हूं। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि प्लानिंग आप जो है प्रॉपर करें। खुद कर सकते हैं, खुद कर लीजिए, नहीं तो किसी के साथ बैठ के जिसको एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसके साथ बैठ के अपनी एक प्रॉपर और थॉरो असेसमेंट करवाएं। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट। अगर आप कनाडा में अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑनलाइन ब्रोकर की रिकमेंडेशन है, क्वेस्ट ट्रेड, जो कि ना सिर्फ लो कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग, बल्कि बहुत ज़बरदस्त सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। जो कि ना सिर्फ लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर जो कि ना सिर्फ लो कॉस्ट ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, बल्कि बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मैं इनके साथ पिछले 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं इनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। अगर आप भी इनके साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं इसका एक लिंक जो हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में छोड़ दूंगा। अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो अकाउंट खुलवाने पे आपको $50 का क्रेडिट भी मिलेगा। करेक्ट, थैंक यू। मेरे कुछ सवाल हैं, आपने जो पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, दिस वाज वेरी थॉरो, वेरी डिटेल। आई हैव सम क्वेश्चंस, आई विल गो वन बाय वन। एक आपने फ्रेंच की बात की। जी। देयर वाज अ टाइम आई रिमेंबर सम पीपल, मेरे फ्रेंड्स और मेरे बैच के कुछ लोग थे जो कि फ्रेंच सीख रहे थे। और जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार आप कितनी फ्रेंच सीख लेंगे, एंड दे सेड इनफ टू जस्ट क्लियर अ टेस्ट, दैट्स इट, यू रियली डोंट नीड टू स्पीक अ लॉट। आप बस वो एक टेस्ट है और उसको अगर थोड़ा सा क्रैक करना आ जाए तो वो 4-5 चीज़ें आपने सीखनी है। 4-5 ये होगा, मतलब मैं मे बी द वे आई एम पुटिंग इट साउंड्स कि बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं है। बट द आइडिया इज़, व्हाट आई अंडरस्टूड वाज़ बस टेस्ट क्लियर करना है, बेशक फ्रेंच बोली जाए या ना जाए, दैट इज़ ओके। इज़ दैट स्टिल समथिंग व्हिच इज़ पॉसिबल कि मैं एक वो टेस्ट क्लियर कर दूँ और फिर आऊँ और बेशक मुझे फ्रेंच सही ना आती हो? आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, मे बी जो आप कह रहे हैं वो ट्रू था कि आपको कोई वो टेस्ट जो है उसमें कोई बहुत अच्छा नहीं करना था, जस्ट एनफ कि आपको उसके कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाए और जो है आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए एक्सप्रेस एंट्री में। लेकिन अब ऐसा इस तरह से नहीं है। अब आपको जो है, क्योंकि वही जैसे मैंने आपसे कहा कि ओवर द ईयर्स जब लोगों ने देखा और अब जैसे देख रहे हैं कि फ्रेंच का बहुत फायदा है, फ्रेंच अगर आप बोलते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। तो वो जाहिर बात है कि फिर वो मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट डूइंग इट, मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट गेटिंग इन द पूल, तो वो फिर रेज हो जाता है जो आपको पॉइंट्स चाहिए, जो आपको लेवल चाहिए। तो इतना बेसिक तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा है कि आपने बस थोड़ा सा आपने कर लिया और आपने बस वो पास कर लिया, ऐसा नहीं है। यू डू नीड टू हैव अ स्कोर विच इज एट अ वेरी डिसेंट लेवल। हाँ ठीक है, बहुत हाई बेशक ना हो, लेकिन इंटरमीडिएट टू हाई इंटरमीडिएट लेवल तो आपको चाहिए। ठीक है, गॉट इट। वेरी क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये कि जिस तरह आपने सर्टिफिकेशंस की बात की कि बहुत सी सर्टिफिकेशंस पे भी लोग स्टूडेंट्स आ जाते थे और अपने पॉइंट्स अर्न कर लेते थे। व्हाट इफ आई डिसाइड कि चलो मैं एमबीए करता हूँ। सो एमबीए इज नॉट एनी सर्टिफिकेशन, 2 साल का राइट। प्रोग्राम है, मैं एमबीए करने आता हूँ। और मैं एमबीए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एमबीए किया है एंड आई नो दिस इज काइंड ऑफ, बहुत से लोगों के पास अपनी जॉब होती है, डिग्री होती है, तो कहते हैं यार इंजीनियरिंग की डिग्री तो है, एक ऑन टॉप अप करने के लिए एमबीए कर लेते हैं और इससे एमबीए का एमबीए हो जाएगा और हमको जो है वो पॉइंट्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे। डू यू थिंक दैट इज समथिंग दैट एज अ स्टूडेंट आई कैन कम डू एमबीए हियर एंड एक्सपेक्ट कि मुझे पीआर मिल जाएगी? ये मैं दोबारा, जैसे बहरोज मैंने कहा कि ये प्लानिंग बहुत चाहिए इसमें, कि अब आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि बस मैंने एमबीए करना है। आपने देखना है ठीक है एमबीए मैंने करना है, मैंने कहां से करना है, मैंने किस प्रोविंस से करना है, मेरा आगे प्लान क्या है, मेरे इस वक्त पॉइंट्स कितने हैं, मैं किस स्ट्रीम को टारगेट कर रहा हूं। एक चीज जो अभी ये हुई है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर आप यहां पे मास्टर्स की डिग्री करते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल सकता है अपॉन ग्रेजुएटिंग, रिगार्डलेस ऑफ आपका प्रोग्राम कितना लंबा था। पहले क्या होता था कि जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, ये आप डिपेंड करता था कि आपने कितने साल यहां पढ़ा है। तो अगर आपने 1 साल पढ़ा है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी 1 साल का ही होता था। लेकिन अगर आपने 2 साल या 2 साल से ज्यादा पढ़ा है तो वो 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलता था। तो अब बहुत सारी मास्टर्स डिग्रीज जो है वो 1 साल की होती हैं फॉर एग्जाम्पल।
तो वो 1 ही साल का वर्क परमिट मिला करता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तो आपको अप टू 3 इयर्स का मिल सकता है। तो एक तो ये अच्छी चीज है, मास्टर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप 3 साल का वर्क परमिट मिल सकता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, जी बिल्कुल, इट कैन लीड टू परमानेंट रेजिडेंस, लेकिन आपको बहुत इसको प्लान करके शुरू करना पड़ेगा। देखें, आपको भी पता है एमबीए इज नॉट अ चीप डिग्री। एमबीए अगर आप कर रहे हैं यहाँ पे तो आप, और स्पेशली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आप एक बहुत सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अंडरटेकिंग है ये। आप बहुत पैसे खर्च करेंगे, और ये तो मैं सिर्फ ट्यूशन की बात कर रहा हूं, लिविंग एक्सपेंसेस अलग हैं। मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप, हो सकता है यू आर मैरिड, मे बी यू हैव 1 or 2 चिल्ड्रन, तो लिविंग एक्सपेंसेस, तो आप इतना जो ये एक फाइनेंशियल आप वो करेंगे, आप खर्चा करेंगे और सारा करेंगे, इट इज क्रिटिकल दैट यू प्लान दिस आउट बिफोर यू जंप इनटू दिस। कि ठीक है, क्या मैं ओंटारियो में आना सेंस मेक करता है, क्या ओंटारियो से बाहर किसी प्रोविंस में जाना ज्यादा सेंस मेक करता है। आप जब एमबीए सोचते हैं तो आप सीधा रॉटमन सोचते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो सोचते हैं, आप आईवी सोचते हैं, वेस्टर्न सोचते हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं ये ओंटारियो में है। तो क्या मुझे कोई फायदा है ओंटारियो में आके मास्टर्स करने का, या मैं किसी और प्रोविंस चला जाऊं जहां शायद मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो टुवर्ड्स गोइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंस आफ्टर आई ग्रेजुएट। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि ओंटारियो में नहीं है, ओंटारियो में भी है, लेकिन यू शुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद समवन कि भाई अभी तो मैंने चूज नहीं किया, मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। तो बिल्कुल है, पॉसिबिलिटीज हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए, लेकिन फॉर अ वेरी सिलेक्ट नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि एक तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये, दिस इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। और दूसरा ये कि इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्लान करके चलें कि मैं कहाँ जाऊं, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी प्रोविंस है, और मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ऑन दिस वाज अराउंड वर्क परमिट। सो अगर मुझे कोई जॉब ऑफर आती है और मैं यहाँ मूव करता हूँ, शुड आई एक्सपेक्ट कि बस गिवन अब मैं जॉब करूंगा 2-3 साल और पीआर मिल जाएगी? मैं अब तक वैसे यही सोचता था, अगर आप मुझे कोई भी 3 दिन पहले फोन करता तो मैं उसको यही कहता कि यार अगर जॉब मिल रही है आ जाओ, पीआर हो ही जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल गेट अ प्रेफरेंस, यू आर वर्किंग हियर एंड ऑल। But I have a friend who moved to Toronto on a job, on a family. Uski wife also started working here, but they realized that they are not able to get a PR, and they're from the same college as me, same profile almost and everything. And then they had to move to a different province, जहाँ उन्होंने कहा कि शायद हमारा यहाँ कोई चांस बन जाए, score and all. And I was really surprised कि यार work permit पे भी it is a challenge. So I think I have the answer, but maybe for the audience it would be nice to say कि अगर आप थोड़ा सा शेयर कर दें कि अगर आपको जॉब ऑफर आ रही है, डज इट मीन कि you'll be able to get PR easy or no? राइट। सो अभी कुछ टाइम पहले जैसे बहरोज हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको एक स्टेटिस्टिक बताया कि 2018 में 500,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे यहाँ पे। तो 2018 में एक और मैं आपको बताऊं स्टेटिस्टिक के, 2018 में जो एक्सप्रेस एंट्री में जनरल कट ऑफ स्कोर था, यानी जितना स्कोर आपको चाहिए था इनविटेशन टू अप्लाई के लिए, आईटीए जिसे कहते हैं, 2018 में वो एवरेज करता था अबाउट 440। ठीक है, तो अगर आपके पास 440 445 पॉइंट्स हैं एक्सप्रेस एंट्री में, तो आप रीजनेबली कॉन्फिडेंट हो सकते थे कि मुझे आईटीए आ जाएगा और मैं पीआर के लिए अप्लाई कर सकता हूं। 2024 में जितने एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज हुए हैं, जनरल ड्रॉज बेसिकली, यानी जिसमें उन्होंने कोई ऑक्यूपेशन स्पेसिफाई नहीं किया, 2024 में जनरल ड्रॉज में जो मिनिमम स्कोर था चाहिए आपको, वो 524 है। 524 तो किसी का भी स्कोर नहीं हो, वो एक्सेप्शनल आपको जो है प्रोफाइल चाहिए, और जैसे मैंने कहा कोई एक्स फैक्टर्स चाहिए जो आपका स्कोर 524 होगा। तो अगर आपके पास जॉब ऑफर भी है, आप यहां जॉब कर भी रहे हैं, आप लेट से आपने 1 से 2 साल जॉब भी कर ली, आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली तो भी इस वक्त गारंटी नहीं है कि आप पीआर जो है आपको आईटी आएगा या आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस का कोई रास्ता ढूंढते हुए, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अगर 2018 में उनका हम बैठे होते तो वो आराम से ये सोच सकते थे कि यार हमें तो आईटीए इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तो आ ही जाएगा। और उस वक्त मैं ये कहता कि अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो आप आ जाएं, पीआर इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस एनी मोर। अगर आपको यहां कोई जॉब ऑफर मिलती है
और अगर वो सर्टन क्राइटेरिया मीट करती है, जैसे LMIA बैक जॉब ऑफर है और कुछ और क्राइटेरिया मीट करती है, तो आपको 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं उसके एक्सप्रेस एंट्री में। लेकिन वो 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बावजूद इट इज पॉसिबल कि आप ना क्वालिफाई करें PR के लिए। तो यही जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। अब प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लान क्या है। आपने खुद ही कहा कि जैसे ये जो है आपके दोस्त हैं, ही मूव टू अनदर प्रोविंस और ही वाज थिंकिंग अबाउट मूविंग टू अनदर प्रोविंस। तो ये यहाँ पे बहुत हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे हैं, वो अटलांटिक प्रोविंसेस चले जाते हैं, नोवा स्कोशिया चले जाते हैं, न्यूफाउंडलैंड चले जाते हैं, न्यू ब्रंसविक चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें अगर आपके पास वहां पे एक खास किस्म की जॉब हो तो आप स्ट्रेट अवे परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ओंटारियो में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सारे इन देयर थाउजेंड्स वहां चले गए, वहां प्रॉब्लम हो गई। तो ये अब जो है बड़े अनसर्टन और बड़े हम जो है मुख्तलिफ टाइम में हैं, और नथिंग इज गारंटीड एनी मोर, लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे। Got it. This is getting very interesting, Abdullah. This is very different from the time I applied. तो but मुझे एक चीज बताएं, ये कट ऑफ इतना ऊपर क्यों चला गया? मतलब मुझे, if I'm not mistaken, मेरे points were somewhere around 440 or something, and when I got my IT and all. तो ऐसा क्या हुआ है? It's just that कि ज्यादा competitive pool हो गया है, या फिर इन लोगों ने थ्रेशोल्ड ही गवर्नमेंट ने ऊपर कर दिया कि अब 500 से नीचे को हम लेंगे ही नहीं, बेशक 2 लोग लेंगे लेकिन 500 से ऊपर को लेंगे। So what has changed? नहीं, तो बहरोज ये तो नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, गवर्नमेंट तो नंबर इंक्रीज कर दिए, जो नंबर ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स उन्होंने लेने हैं और जिन्होंने अनाउंस किया है कि हम लेंगे 2025 तक, वो तो एक्चुअली बहुत ज्यादा कर दिए, उन्होंने इंक्रीज कर दिए। तो वो तो नहीं हुआ। व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपको, एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ कि ये स्कोर इतना ऊपर चला गया। व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये जो डबल हो गए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे कनाडा में, सो नाउ यू हैव ऑल दीज पीपल इन द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जिनके पास ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं फॉर हैविंग कैनेडियन एजुकेशन एंड कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो इन लोगों ने पूल में आके वो जो जनरल स्कोर था उसको रेज कर दिया है। ठीक है, तो वो, और वो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, वो इट हैज कंटिन्यूड टू क्लाइंब अप। वो ऊपर होता गया, ज्यादा होता गया, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल नाउ आर क्लेमिंग पॉइंट्स फॉर कैनेडियन एजुकेशन एंड कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। और ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होते हैं। ये आपका स्कोर बहुत सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर देते हैं, स्पेशली अगर आपके पास एजुकेशन है 2 साल से ज्यादा, या मास्टर्स डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास 2 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके पॉइंट्स बहुत सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग पूल में आप एंटर हो रहे हैं जिनके पास ये कैनेडियन एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं। और जो ड्रॉ है, अगर तो वो जनरल ड्रॉ है जिसमें वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, फॉर एग्जांपल कनाडा एक्सपीरियंस क्लास ओनली ड्रॉ नहीं करते। कनाडा एक्सपीरियंस क्लास बेसिकली मैं जल्दी से बता दूं कि अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल में, एटलीस्ट 1 साल का, तो आप क्वालिफाई करते हैं एक स्ट्रीम के लिए जिसे कनाडा एक्सपीरियंस क्लास कहते हैं। तो कुछ कोविड के कुछ अरसा बाद, यानी 2021 में, हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कनाडा एक्सपीरियंस क्लास ओनली ड्रॉस किए, कि सिर्फ उन लोगों को उन्होंने इनवाइट किया जिनके पास ये 3 साल में 1 साल का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस था। तो उसमें बहुत वो लोग जो है इंक्लूड हो गए जो कनाडा में थे और उनके पास वो एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर आप जनरल ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल जनरल, और उसमें कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं करते, तो अब आप देखिए कि उसमें बहुत सारे वो लोग हैं जिनके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन है, विच गिव्स यू एन एक्स्ट्रा 600 पॉइंट्स, जिसका मतलब है कि आपको आईटीए आना ही आना है। तो यू आर कंपीटिंग विद देम। देन पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ कनाडा, दे आर कंपीटिंग विद पीपल जिनके पास कैनेडियन एजुकेशन है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है। तो वो ओवर द लास्ट 2 3 4 इयर्स वो स्कोर थोड़ा 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 करके बहुत, अब बहुत हाई हो गया है। और 440, आप मैंने आपसे कहा 2018 में अगर आपके 450 या 450 प्लस सीआरएस स्कोर था, तो इट वाज अ गिवन कि आपका जो है वो आईटी आपको आना ही आना है। अब लोग 510 515 पे बैठे हैं और उनको आईटीए नहीं मिल रहा। Got it. Very clear. Thank you. Again, this is eye-opening. मेरे पास एक comment है आपके लिए, which I'll share after I've done asking a few questions. अच्छा, पर let's move to the next one, जो आपने अभी जितनी बात की। अब अगर कोई स्टूडेंट या वर्कर है जो कि ये सोच के आया था कि सब आसान होगा, मिल जाएगा, और अब आसान नहीं है, जिस तरह मैंने अपने दोस्त की एग्जांपल दी, तो क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? हाउ कैन दे थिंक अबाउट, व्हाट आर द सर्टेन वेज दे कैन मेक श्योर कि उनके पीआर हो सके यहाँ?
कुछ हद तक तो बहरोज ये डिपेंड करता है उनकी स्पेसिफिक सिचुएशन पे, ठीक है, कि वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स कि आपकी क्या प्रोफाइल है, आपके कितने पॉइंट, हाउ फार यू आर फ्रॉम दैट कट ऑफ, या क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रिवेंट कर रही हैं आपको या तो कोई प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलने में या जनरल एक्सप्रेस एंट्री में. इट कुड बी योर एज, इट कुड बी योर ऑक्यूपेशन, इट कुड बी योर लोकेशन, क्या ऐसी चीज है, ठीक है. तो कुछ तो ये डिपेंड करेगा आपके स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पे. कोई एक सोल्यूशन सबके लिए नहीं हो सकता. तो एक तो ये है. दूसरा ये है, डिपेंड करता है कि अब आपके पास कनाडा में कितना टाइम है. आपका वर्क परमिट 6 हफ्ते में एक्सपायर कर रहा है या आपके पास अभी 1 साल है, 1.5 साल है, कुछ टाइम है पिविट करने के लिए कि आप पिविट करके कुछ और देख लें, कुछ और कर लें. तो ये तो बहुत केस स्पेसिफिक भी हो सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग आप ये कर सकते हैं कि आप ये देखें कि ट्रेंड क्या है इमिग्रेशन का. क्या लाइकली है कि ये ट्रेंड फॉर द बैलेंस ऑफ दिस ईयर ऐसा ही रहेगा या कुछ चेंज होगा. और अगर नहीं होगा तो फिर आपको इमरजेंसी बेसिस पे कुछ सोचना पड़ेगा. इसका मतलब ये हो सकता है कि आप किसी और प्रोविंस में शिफ्ट हो जाएं, आप किसी और प्रोविंस में मूव करें. इसका मतलब ये हो सकता है कि आप या आपके स्पाउस कोई ऐसी ऑक्यूपेशन जो है ढूंढें, या मे बी कोई ऐसी एक और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सोचें करने का जो इस वक्त प्रायोरिटाइज किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक कपल हैं, क्लाइंट कपल हैं, तो वो एल्बर्टा मूव हो गए हैं ओंटारियो से, लेकिन तब भी वो उनके पास जरा ऑप्शंस इतनी नहीं है. तो अब उनपे जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने ये पर्सनल सपोर्ट वर्क जो यहाँ पे होता है उसका एक वो सर्टिफिकेट, उसकी जो ट्रेनिंग है और सर्टिफिकेट है वो कर रही हैं वहां से. तो उसके बाद जो है, क्योंकि ये प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ऑक्यूपेशन, एटलीस्ट फॉर द बैलेंस ऑफ दिस ईयर तो होगा. इट इज वन ऑफ दोज ऑक्यूपेशंस जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है. तो उनके ऑप्शंस होपफुली थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे. तो आपको इमरजेंसी बेसिस पे ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, एंड दैट विल डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम यू हैव लेफ्ट. बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि जी मेरा वर्क परमिट जो है नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं. भाई अब नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहा है तो दुआ ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते. तो लेकिन अगर आपके पास टाइम है, इफ यू हैव टाइम, तो एब्सोल्युटली, अगर आपका इस वक्त नहीं है, पाथवे आपको नहीं मिल रहा, आप खुद ये रिसर्च करें, आप किसी से पूछ लें, किसी से असेसमेंट करवाएं, किसी से बात करें, किसी कंसल्टेंट से, किसी लॉयर से, कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं. और ठीक है, बहुत सारे बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शंस नहीं होंगे, कोई आसान नहीं होता ऐसे उठ के किसी और प्रोविंस मूव कर जाना या अपना ऑक्यूपेशन कोई चेंज करना या दोबारा कोई सर्टिफिकेट करना, दोबारा वो करना. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन आई मीन यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, गॉट इट. अब्दुल्ला, एक पॉइंट आपने मिस कर दिया एंड आई वांट टू ब्रिंग इट, Sure. व्हिच इज असाइलम. सो और मैं आपको बताता हूँ क्या है ये. मुझे मेरे माय फादर आल्सो लिव्स विद अस, और हमको उनके वीजे के लिए, क्योंकि वो लॉटरी सिस्टम है उसमें डाला हुआ है हमने, जब लॉटरी में निकलेगा वो इवेंचुअली निकल आएगा. 2-3 साल तो में मिस हुआ है, सो वी आर होपिंग if it's got missed for 2-3 years तो chances बढ़ जाते हैं. Every year I have more chances for it to get picked. There was a point in time जब वो लॉटरी सिस्टम नहीं खुला था, उससे पहले की बात है कि आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस कि किस तरह से वो हमारे साथ कनाडा में रह सकें, और एक ख्याल आया कि असाइलम क्यों ना दिलवा दिया जाए उनको. एंड सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट मैं इसका जो मुझे जवाब पता है वो भी मैं दे रहा हूँ, बट आई एम श्योर आपके पास Right. ज्यादा ब्रॉड जवाब होगा. Right. तो मैंने किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कांटेक्ट किया, तो उसने कहा कि वो दिन चले गए जब आप कुछ भी क्लेम कर लेते और ये लोग मान लेते. अब ये लोग जो हैं वो सारा लाहौर, कराची, बॉम्बे सब घूमे हुए हैं. इनको सब पता है, क्योंकि मैं कोयटा से हूँ, तो मैंने क्लेम ये था कि कोयटा में हालात बुरे हैं. तो उन्होंने कहा कि वो कहेंगे कि यार आप लाहौर चले जाएं. तो मैंने कहा उनको लाहौर का, उनको कहा ये हाँ सारे जज वगैरह लाहौर, कराची सब घूमे हुए हैं, तो उनको सब पता है. बट एनीवेज, आई वुड लाइक टू से कि आपने ये पॉइंट यूज नहीं किया, सो आई वांट टू नो कि क्यों असाइलम नहीं लिया जा सकता. बहरोज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगेन जिसमें मैं तो घंटों बात कर सकता हूं. देखिए, ऐसा है बहरोज के दो ऑप्शंस हैं, ठीक है. एक, अच्छा, हम चले स्पेसिफिक यही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी कनाडा में हैं, और जब हमारी जो एज ग्रुप के लोग हैं, तो हमारे पेरेंट्स दे आर ओल्डर, probably in their 70s, और उसके साथ जो फिर एज रिलेटेड
इश्यूज होते हैं और चीजें होती हैं, और ऑब्वियसली हम इतनी दूर हैं इंडिया पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से, कि पेरेंट्स के लिए और उस एज में ट्रैवल करना कोई बहुत आसान नहीं है। और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आजकल ऐसे होते हैं कि सारी फैमिली, सारे बच्चे आपके बाहर हैं, और आपका वहां पे इंडिया में या पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में कोई भी नहीं, और आप डिपेंडेंट हैं अपने बच्चों पे। कोई कई दफा आपकी हेल्थ इजाजत नहीं देती आपको अकेला रहने के लिए, या कोई और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप ऑन योर ओन नहीं रह सकते, आपको रहना है अपने किसी बच्चे के पास। तो कनाडा में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें और स्पेसिफिकली इस केस को अगर हम लेके चलें, तो अजाइलम के अलावा एक ऑप्शन होती है, उसे कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स। ठीक है, तो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स या कंपैशनेट ग्राउंड्स। और ये कोई ऐसा नहीं, मतलब इसकी एक्सेप्टेंस या इसका जो अप्रूवल रेट है वो बहुत लो है, क्योंकि ये जाहिर बात है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं के आपको ये इनकरेज नहीं कर रही कि आपके पास अगर कोई रास्ता नहीं है तो आप जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो है अप्लाई कर दें। इसे शॉर्ट करके H&C कहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट। तो आप H&C ग्राउंड्स पे जो है अप्लाई कर दें, तो ये एक डिस्क्रेशनरी जो है वो चीज है। ऑफिसर जो है बहुत सारी चीजें देखता है, और एंड इट इज अप टू द ऑफिसर कि वो मानता है आपकी जो केस है और आपकी सबमिशंस को, या उससे नहीं अग्री करता। तो ये कोई पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम नहीं है कि अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आपका वो एप्लीकेशन प्रोसेस करनी ही है। लेकिन इस केस में ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि जो है आप इसको भी कंसिडर करें। अजाइलम, अजाइलम एक बहुत डिफरेंट चीज है, उसमें आपको बहुत सर्टन स्पेसिफिक क्राइटेरिया प्रूव करना होता है कि मुझे खतरा है परसिक्यूशन का, या मेरी जान को खतरा है, या कोई ऐसी कोई सर्टन चीजें हैं जो आपको प्रूव करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं अजाइलम इसलिए सीख कर रहा हूं क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहता, या मेरा बेटा यहां रहता है, मेरी बेटी यहां रहती है, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं पीआर लॉटरी में मेरा निकल नहीं रहा, तो मैं अजाइलम सीख कर लेता हूं। दैट इज नॉट व्हाट दैट इज फॉर। तो इसीलिए ये, लेकिन बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। मैं तो अपने क्लाइंट्स को नहीं रेकमेंड करता ये, क्योंकि अगर मुझे पता है कि वो एक क्राइटेरिया नहीं मीट करते, उनको कोई फियर नहीं है अपनी लाइफ का या अपने उसका, तो मैं तो नहीं रेकमेंड करता। लेकिन करते हैं। 2023 में 144,000 क्लेम्स फाइल हुए थे यहाँ पे रेफ्यूजी, उसमें रेफ्यूजी क्लेम्स फाइल हुए थे 144,000, जो कि बहुत हाईएस्ट एवर है बेसिकली। इससे ज्यादा कभी नहीं फाइल हो। उसमें और भी रीजंस हैं। इन्होंने मैक्सिकन्स के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी थी, तो वो 25-26 हजार तो मैक्सिकन क्लेम्स फाइल हो गए यहाँ पे, रेफ्यूजी क्लेम्स। तो ये एक ऐसी ऑप्शन है जो बहुत से लोग करेंगे, आपको रेकमेंड करेंगे कि आप ये कर लें। बहुत से लोग नहीं करेंगे, मैं उनमें से एक हूं कि मैं नहीं रेकमेंड करूंगा अगर कोई जेन्युइन नहीं है रीजन। अगर जेन्युइन है तो एब्सोल्युटली ये एक ऑप्शन है आपके पास। और इसके फिर आगे बहुत रिपरकशंस हैं। जब आप अजाइलम के लिए फाइल करते हैं तो उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, आप इन मोस्ट केसेस वापस अपनी नहीं जा सकते कंट्री फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये लोग रियलाइज नहीं करते। आपने क्लेम फाइल कर दिया, बोले यार अब मैंने तो वापस जाना था अपनी प्रॉपर्टी बेचने या अपना करने, तो वो एक चीज आपको सोचनी चाहिए। तो इस केस में तो ये दूसरी, जो जैसे मैंने कहा कि H&C ग्राउंड्स पे परमानेंट रेजिडेंस भी एक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अजाइलम सिर्फ इस केसेस में नहीं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जो है हाईएस्ट एवर नंबर था 2023 में, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रेफ्यूजी क्लेम्स फाइल की। और क्यों फाइल की? इसलिए फाइल की कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो परमानेंट रेजिडेंस, उनके पास रास्ता नहीं था, पॉइंट्स उनके पास नहीं थे, वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे थे। वो गए किसी कंसल्टेंट के पास, उन्होंने कहा यार आप रेफ्यूजी क्लेम फाइल कर दें, उन्होंने कर दी। ऑलमोस्ट 12,000 refugee claims were filed by international students in 2023, highest ever. बट देखिए, आई अंडरस्टैंड कि मॉरली गलत है, बट इज देयर सक्सेस एज वेल इन दिस और नॉट? जिन लोगों ने किया है, आप सक्सेस तो होगी बहरोज। देखें, अगर 100 लोग करेंगे तो उसमें से 20, 25, 30 का अप्रूव हो जाएगा, बहुत सौ का अप्रूव नहीं होगा। कुछ जिनका रिफ्यूज होता है वो आगे उसको अपील करेंगे, उनमें से कुछ का अपील पे अप्रूव हो जाएगा। तो वो तो जैसे स्टेटिस्टिकली अगर आप उसको देखें कि जो भी अप्रूवल रेट्स जनरली होते हैं इसके अजाइलम, उसमें सम पीपल विल डिपेंडिंग ऑन अ फ्यू थिंग्स। आपने कितना तगड़ा वकील किया, फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन की, आपने बहुत अच्छा अपना केस बनाया, तो चांसेस हैं कि अप्रूव हो जाएगा। तो वो तो ये जैसे अभी आपने कहा ना कि किसी ने आपसे ये कहा कि अब उनको सब पता है और अब जो है वो इस तरह से नहीं है। मैं कुछ हद तक इससे डिसएग्री करूंगा।
क्योंकि देखिए, जो आपने वो कहा ना कि अगर आपको क्वेटा में प्रॉब्लम है तो आप लाहौर क्यों नहीं चले जाते, वो तो एक इसमें है, इसे इंटरनल फ्लाइट ऑल्टरनेटिव कहते हैं। तो ये तो जब आप अप्लाई करते हैं रेफ्यूजी स्टेटस के लिए या रेफ्यूजी क्लेम फाइल करते हैं, तो ये तो एक चीज है जो आपको एड्रेस सबको करनी पड़ती है कि अगर किसी एक पार्ट में आपकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम थी या आपको फियर था, तो आप उसी कंट्री में किसी दूसरी जगह क्यों नहीं जा सकते थे। तो ये तो सबको दिखाना पड़ता है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो ये तो हमेशा से एक रूल रहा है कि आप इंटरनल फ्लाइट ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है आपके पास। लेकिन ये कि वही बात है कि आप 100 लोग अप्लाई करेंगे, उसमें जो भी अप्रूवल रेट इस वक्त है जनरली रेफ्यूजी क्लेम्स का, उनमें से उतनों को मिल जाएगा, बहुत सौ को नहीं मिलेगा। उसमें से कुछ लोग अपील करेंगे, कुछ लोग फिर वो क्योंकि ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम, अब उसमें साल लग जाएगा, फिर आप उसमें फेडरल कोर्ट में जा सकते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, फिर आप ये एजेंसी ग्राउंड्स पे पीआर फाइल कर सकते हैं, उसमें टाइम तो यू नो टाइम बाय कर सकते हैं आप अपने अपने लिए यहाँ पे। लेकिन ये कि अप्रूवल का ये है कि डिपेंड्स कि आपका केस कितना स्ट्रांग है, रिप्रेजेंटेशन कितनी स्ट्रांग है, आपने कितनी अच्छी तरह प्रेजेंट किया है अपने आप को और अपने केस को, तो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। Correct. So, Abdullah, since we are talking about ways in which we can kind of beat the system, cheat the system, जब मैं आ रहा था, so I had a job in Dubai. राइट और मेरे लिए वो दुबई की जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल थी फॉर कनाडा का टैक्स एंड लो इनकम। राइट एंड देन आई स्टार्टेड टू थिंक ऑफ वेज कि मैं किस तरह से ये सिस्टम चीट या बीट कर सकूं। एंड जिसमें मुझे एक एडवाइस ये मिली कि यार एक तरीका ये होता है, आप जो हैं, और ये मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्टर्न ऑडियंस के लिए राइट जिन्होंने पीआर ले ली है, वो पासपोर्ट भी चाहते, वो है ना, हम जिंदगी में सब कुछ चाहते हैं, हम पासपोर्ट भी एब्सोल्युटली चाहते हैं, हम पैसा भी चाहते हैं, शोहरत भी चाहते हैं। और मुझे किसी मैनेजर ने कहा था कि यार जिंदगी में सब मिल सकता है लेकिन एक साथ नहीं मिलेगा, यू विल गेट इट इन पीसेस, विच आई एग्री। और मैं उस पर और भी ज्यादा बिलीव करता हूँ कि मिल मुझे सब कुछ सकता है, बट ये कि वो पीसेस में आएगा। तो खैर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो एक मुझे इनपुट ये मिली कि अगर आप यूएस के थ्रू निकलें तो वो पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगेगा और आप बच जाएंगे, और फिर आप दुबई में ई गेट ले लें तो पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगेगा, आप ई गेट से आ जाएंगे, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने एग्जिट कब की, एंट्री कब की, राइट और सो समथिंग ऑन दोज लाइंस। बट मैं खैर काफी डरपोक आदमी हूँ और मैं ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, सो आई डिडंट गो दैट पाथ। बट आई जस्ट वांट टू नो कि ये इस तरह के फ्रॉड, इमोरल तरीके जो हैं वो अभी भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते, और अगर करते हैं तो उस पे कितना रिस्क है। बहरोज देखें, लूप होल्स एक्सप्लॉइट करने वाले लोग तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, लूप होल्स ढूंढेंगे, और इस तरह की जो सिस्टम में डेफिशिएंसीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के वेज ढूंढेंगे। तो ये तो हमेशा से थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये तो आपका आंसर हो गया कि क्या लोग अभी भी करते हैं, डेफिनेटली करते होंगे, ठीक है। रिस्क्स की अगर हम बात करें तो रिस्क्स तो सब्सटैंशियल है। तो अगर अगर ये किसी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए कि आपने ये मिस रिप्रेजेंटेशन की है, आपने कहा कि मैं तो कनाडा में ही था 2 साल 3 साल और जो है मैं एलिजिबल हूं अपनी पीआर रिन्यू करने के लिए या सिटीजनशिप के लिए फाइल करने के लिए, जबकि आप यहां नहीं थे, और उन्होंने किसी तरह इसको एस्टेब्लिश कर लिया कि आप यहां नहीं थे, तो रिस्क तो बहुत सब्सटैंशियल है। आप मिस रिप्रेजेंटेशन, आपके ऊपर जो है वो दे कैन फाइंड यू गिल्टी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, आपका स्टेटस रिवोक किया जा सकता है, आपकी पीआर जो है वो वापस ली जा सकती है। इवन अगर आप सिटीजन बन गए और एट दैट पॉइंट उनको पता चले कि आपने ये गलत बयानी की थी, झूठ बोला था और आपने मिस रिप्रेजेंट किया था, तो उस वक्त भी एक्शन लिया जा सकता है। तो रिस्क तो सब्सटैंशियल है। क्या ये होता था पास्ट में? एब्सोल्युटली होता था। क्या ये आजकल हो रहा है? होता होगा, आई एम श्योर होता होगा। तो अभी भी लोग करते हैं इस तरह से कि आप यहां से यूएस चले जाएं और यूएस से फिर किसी तरह निकल जाएं और आप वापस जैसे लोग फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जाते थे या इंडिया जाते थे, तो वो एयरपोर्ट पे स्टैंप्स नहीं लगवाते थे अपने पासपोर्ट पे। वहां पे आपको पता है कि अरेंज किया जा सकता है इस तरह से कि आप बगैर स्टैंप लगवाए जो है वो निकल जाएं एयरपोर्ट से। तो वो ऐसे लगता था कि आप अभी तक कनाडा में ही हैं, क्योंकि स्टैंप तो अराइवल स्टैंप तो लगी नहीं आपके पासपोर्ट पे। और फिर आप 2 साल 2.5 साल बाद जो है वापस आते थे और वो स्टैंप लगवा लेते थे रिसेंट, टू शो कि यार मैं तो बस 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 2 महीने था पाकिस्तान में या इंडिया में या जहां भी आप थे, और आप वापस। तो इस तरह थाउजेंड्स ऑफ इफ नॉट मोर लोगों ने यहाँ पे सिटीजनशिप ली हुई। तो अभी इन्होंने डेफिनेटली उसको किया है, ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है, और जो उसकी कह लीजिए जब वो चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो डेफिनेटली ज्यादा जो है वो उसको थॉरली करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि रिस्क तो बहुत सब्सटैंशियल है,
अगर ये चीज उन्होंने देख ली और आप उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली कि आपने ये किया है, तो बहुत इसके जो है वो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो होता है, होता रहेगा, लोग तो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करता कि वो इस तरह सोचे। करेक्ट। इसमें स्केरी बात क्या है जो आपने कही, वो ये कि अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाए वो भी रिवोक हो सकती है। और मैंने कहीं ये पढ़ा था अपने आने से पहले कि आई थिंक देयर वाज अ फैमिली इन मिडल ईस्ट जिनको लिंक्डइन के थ्रू ट्रैक किया था। दे फाउंड आउट कि लिंक्डइन पे सारी उनकी जॉब्स और सब जो है वो ओमान और मिडल ईस्ट की हैं, और उन्होंने क्लेम ये किया हुआ है कि उस दौरान वो कनाडा में रह रहे हैं, और उस वजह से उनका केस खुल गया था। दे हैड द पासपोर्ट और उनसे पासपोर्ट वापस ले लिया गया। मुझे नहीं पता कितना सच है, बट आई डिड रीड दिस लाइक 10 years ago। तो राइट। मैं लोगों को ये कहता हूं कि बेशक आप सिस्टम चीट कर भी लें, आपको पासपोर्ट मिल भी जाए, कल को आप ही का कोई दोस्त जो आपसे जेलस हो और आपने उसके सामने कभी बात कर दी, दे पिक अप अ फोन एंड दे कॉल द इमिग्रेशन अथॉरिटीज। अब आपकी लाइफ सेट हो चुकी है, आप अपने सारे टाइज काट चुके हैं मिडिल ईस्ट से, और आपने भी नहीं बताया, ये आपके बच्चे ने आपने बहुत सीक्रेट रखा है, आपके बच्चे ने किसी कजन से बात कर ली, किसी दोस्त से बात कर ली, और दे आर जेलस एंड दे रिपोर्ट यू, एंड नाउ यू आर गॉन, बिकॉज आप अपना मुल्क छोड़ चुके हैं, आप वो मिडिल ईस्ट की इनकम छोड़ चुके हैं अगर वो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, और अब आपका पासपोर्ट भी चला गया, सो यू आर डेड। सो आई वुड नेवर टेक दैट रिस्क, इवन अगर आपको अपनी मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज करने का शौक है, जो कि आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आई थिंक इट्स वेरी रिस्की। इट इज रिस्की। और ये पर्टिकुलर केस तो मैंने तो नहीं सुना इसका, लेकिन ये कि रेयर है कि सिटीजनशिप मिलने के बाद आपको ये जो है इस तरह से करें, कोई प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ शुरू हो। लेकिन बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब यानी अगर कोई कंप्लेन करता है या कोई इनको रीच आउट करता है कि भाई आप इसका देखें, और ये आई नो फॉर अ फैक्ट कि यहाँ पे नहीं थे, तो दे माइट चूज टू स्टार्ट दीज प्रोसीडिंग्स, या वो रिसर्च करें। तो आई मीन फॉर श्योर ये चीज रेयर है, ये रेयर होता है। लेकिन क्या वो पीस ऑफ माइंड आपको नहीं चाहिए कि यार मुझे आई हैव नथिंग टू फियर, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया तो आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो पहले भी लोग थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, तो ये तो अनफॉर्चुनेटली एक ट्रूथ है। लेकिन मैं बिल्कुल जैसे आपने कहा, मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, इसके इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट और सिवियर हो सकता है, और ये चीज खत्म नहीं हो जाएगी कि चले अब तो मुझे पासपोर्ट मिल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये बाद में भी हो सकता है। यस, रेयर है कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। करेक्ट। अच्छा, अब्दुल्ला, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और मे बी सेकंड लास्ट, बट लेट मी स्टार्ट आस्किंग इट, व्हिच इज, और ये वो कमेंट है जो मैं देना चाह रहा था, बट आफ्टर लिसनिंग टू ऑल यू सेड, आई हैव चेंज्ड माय माइंड अबाउट समथिंग। मैं लोगों को अपने चैनल पे ये कहता हूं हमेशा से कि आपको किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर की जरूरत नहीं है फॉर फाइलिंग फॉर एक्सप्रेस एंट्री। मैंने खुद अपने पेपर्स फाइल किए थे, आई फिल्ड ईच फॉर्म माई सेल्फ, आई इवन मेड अ मिस्टेक इन द फॉर्म। मैंने एक जगह पे, क्योंकि लोग ये कहते हैं यार मिस्टेक हो गई तो हमारा चांस खत्म हो जाएगा, मैंने मिस्टेक की, दे सेंट मी अ लेटर सेइंग कि आपने मिस्टेक की है, इसको करेक्ट कर दें। मेरा प्रोसेस 6 महीने से लेट हो गया, विच इज फाइन, बट आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। मैंने लोग जब मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार कोई जरूरत नहीं है, आप खुद फॉर्म भर लें, सब अगर अंग्रेजी आती है, फॉर्म भरने का टाइम है, खुद करने। पर आपसे आज बात करने के बाद आई स्टैंड करेक्टेड कि इट इज नॉट, और मे बी इट यूज्ड टू बी दैट इजी, and it is not that easy, and it may depend case by case basis as well. But anyways, मैं आपकी तरफ से, I won't be the lawyer for you, the lawyer you are. I rather put it on you and say, क्यों हमको एक इमिग्रेशन लॉयर की जरूरत है टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन? क्यों मैं ये अपना फॉर्म खुद नहीं भर सकता जिस तरह मैं बहरोज ने खुद भरा था? देखिए बहरोज, मैं ये तो किसी को भी नहीं कहता कि आपको जो है जरूरत है उसकी, किसी कंसल्टेंट की, या आप डेफिनेटली करें, क्योंकि आपकी तरह बहुत लोगों ने ये सारा प्रोसेस खुद किया था, और आपने खुद ये प्रोसेस किया। और मैं तो खुद कंसल्टेंट हूं, मैं कंसल्टेंट होकर ये बात करता हूं कि इट इज नो रॉकेट साइंस। और अब तो इजी और हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, सिस्टम्स ऑनलाइन हो गए हैं, फॉर्म्स ऑनलाइन हो गए हैं। आज से 7, 8, 9 साल पहले जब आपने ये प्रोसेस किया, और 10, 11 साल पहले जब मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया, ना उस वक्त इस तरह यूट्यूब पे कंटेंट था, ना उस वक्त ये जो फोरम्स थे, ना ये व्हाट्सएप ग्रुप्स थे लोगों के जो आप शेयर कर रहे हैं, ये सब तो था ही नहीं।
तो अब तो जितनी इंफॉर्मेशन और एडवाइस अवेलेबल है फॉर फ्री, अगर आप ऑनलाइन बैठ जाएं, ये तो कभी भी नहीं थी। तो इसीलिए एब्सोल्युटली मेरिट है इस बात में कि यार आप खुद देखें और खुद करें। जो वैल्यू एडिशन है वो दो चीजों में है। एक तो जैसे अभी हमने थ्रू आउट पिछले 1 घंटा बात की कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट द फॉन्ट्स कि यार फॉन्ट कैसे भरना है, यहां क्या लिखना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, वो भी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये बात करें कि हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या है, हम किस तरह पीआर, कौन सी स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हैं, कैसे हम अपने प्रोफाइल को एनहांस कर सकते हैं कि हम लोगों को आईटीए आ जाए या हमें कोई प्रोविंशियल नॉमिनेशन आ जाए, या हम ऑलरेडी कनाडा में अगर हैं तो हम किस तरह कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई दफा लोगों को नहीं आइडिया होता कि और प्रोविंसेस में क्या प्रोग्राम्स हैं, फेडरल लेवल पे और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। आप गए यूट्यूब पे, आपने कोई एक वीडियो देखी, अब उस वीडियो में जो चीजें थी वो तो चले आपको पता चल गई, बट आपको ये नहीं पता कि यार हो सकता है कोई और चीज भी हो, कोई आउटसाइड ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, कोई और ऑप्शंस भी अवेलेबल हो। तो इट इज वर्थ इट फॉर यू कि आप कंसल्ट कर लें किसी के साथ। इट्स ओनली अ फ्यू $100, कोई ये लाइफ चेंजिंग अमाउंट नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम आपकी एक थॉरो असेसमेंट तो हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हो सकता है, जैसे मैंने कहा, आपको आइडिया ही ना हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो एक तो वैल्यू एडिशन ये है। दूसरी ये चीज है कि मुझे नहीं पता आपने क्या मिस्टेक की थी अपने फॉर्म में, लेकिन हम तो यहां देखते हैं कि अगर आपने कोई मिस्टेक, कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स की हैं, या फॉर एग्जांपल आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, या आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं लगाया जैसा कि वो उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते उसको ठीक करने की। दे सेंड द होल एप्लीकेशन बैक, जिसे रिजेक्शन कहते हैं। रिफ्यूजल नहीं होती, इससे रिजेक्शन, कि उन्होंने अब उसको वापस कर दिया कि नहीं, आपने ये चीज गलत की, आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो हम आपकी एप्लीकेशन वापस कर रहे हैं। अब इतनी मुश्किल से आपको आईटी आया, या इतनी मुश्किल से आपने अंडर वॉट एवर स्ट्रीम पीआर का आपको अपॉर्चुनिटी मिली, और किसी बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी पूरी एप्लीकेशन रिटर्न हो गई। तो ये एक वैल्यू एडिशन है। तो कि डेफिनेटली जो, अब अगर आप तो एक ही एप्लीकेशन की आपने अपनी अपनी फैमिली की, जाहिर बात है, समबडी लाइक मी, जो हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, वी डू दिस ऑन अ डेली बेसिस, तो एक एक्सपीरियंस आपका जो है वो होता है। एक आपको कुछ चीजें आप कैच कर लेते हैं बहुत जल्दी कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है, आपके पास आप अभी से ये डॉक्यूमेंट इन एडिशन टू व्हाट यू हैव ये भी ले लें, ये भी दिखा दें। तो वैल्यू एडिशन तो डेफिनेटली है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप खुद नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग टू बी सेड अबाउट getting the benefit of somebody else's experience and mistakes. नो आई कंप्लीटली एग्री, मैं आई एम सोल्ड टू ऑन दैट। मैं लोगों को अब ये कहता हूँ कि आइदर यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम और यू हैव टू इन्वेस्ट मनी। टाइम ये Right. किया तो आप खुद ये सारी चीज़ें पढ़ें। ये जो आपने मुझे जितना भी इस पॉडकास्ट पे बताया, मैं अपने आप को काफ़ी नॉलेजेबल समझता हूँ इमिग्रेशन पे, बिकॉज मैं दोस्तों को एडवाइस करता रहता हूँ, मैंने खुद भी पढ़ा है। बट ऑल ऑफ दिस वॉज न्यूज़ टू मी। ये पिछला 1 घंटा वॉज ऑल फ्रेश न्यूज़ टू मी। सो या तो मैं टाइम लगाऊं और एक एक चीज़ बैठ के पढ़ूं, या फिर आप पैसे लगाएं। सो यू हैव टू इन्वेस्ट वन थिंग और द अदर। और जो आपने मिस्टेक की बात की, मैं जरा क्लैरिफाई भी कर दूं फॉर दोज लिसनिंग। मेरी मिस्टेक ये थी कि मेरी वाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वाज अ हाउस वाइफ, तो Mhm. वो वर्क एक्सपीरियंस लिखना था फॉर्म पे। तो जहां जहां उसने वर्क किया है, लेट्स से 2000 टू 2005 वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया मैंने। बट 2000 से नहीं, वुड बी, आई थिंक शी स्टार्टेड वर्किंग 2009 से। 2009 से 2011 लेट्स से शी वाज वर्किंग, और फिर 2011 से 2016 शी वाज अ हाउस वाइफ, तो वो मैंने उसका जिक्र नहीं किया। एंड आई Mhm. मूव फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। तो उन्होंने लेटर भेजा कि ये जो 2011 से 16 का गैप है, इसको आपने बताया नहीं कि क्या था। तो मैंने कहा उस दौरान उसकी जॉब ही नहीं थी, शी वाज अ हाउसवाइफ। सो आई थिंक Right. इट वाज अ वेरी माइनर एरर। तो मैंने एरर इस तरह कह दिया कि शायद वो है, बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि probably it was a minor error for them to Right. ask that question. It would have been अगर कोई major error होती, so probably my application would have been rejected. और I'm just one example. मैं अपनी example से लोगों को advise करता हूँ, आपके पास हजारों examples आती हैं। But thank you, Abdullah. This was really enriching. I really learned a lot. मुझे अगर आप, क्योंकि I'll leave a contact in the description of this video for people to reach out to your services. But if you can list down what a kind of services you provide, ताकि लोगों को idea हो before they reach out to you, knowing कि वो आपसे किस तरह की services expect कर सकते हैं.
बैरोज बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू कैनेडियन इमिग्रेशन, अगर वो एक बेसिक कंसल्टेशन करना चाहते हैं वेयर दे जस्ट वांट टू टॉक अबाउट देयर ऑप्शंस, या अगर उनके कोई स्पेसिफिक कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, कोई एस्पेक्ट है अपनी प्रोफाइल का जो वो डिस्कस करना चाहते हैं, अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, तो दे कैन शेड्यूल अ पेड कंसल्टेशन विथ मी, वो भी ऑप्शन है। अगर वो मुझे रिटेन करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए, let's say ITA उनको आ गया and they want to retain me for the permanent residence application, वो भी कर सकते हैं। किसी टेम्पररी एप्लीकेशन के लिए करना चाहते हैं, TRVs हैं, स्टडी परमिट्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, वो भी बात कर सकते हैं। मैं अब स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम एक है कनाडा में, वो इस वक्त बहुत पॉपुलर है फॉर वेरियस रीजंस, तो अगर उसके बारे में बात करना चाहते हैं वो भी हम कंसल्ट करते हैं। तो बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू टेम्पररी और परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा। एक चीज ये कि मैं रेफ्यूजी क्लेम्स नहीं करता, तो मैं जो है रेफ्यूजी क्लेम्स या असाइलम केसेस मैं नहीं करता, लेकिन अगर वो मेरे से रीच आउट करें तो मैं उनका केस उनके साथ डिस्कस कर सकता हूं और मैं उनको रिफर कर सकता हूं to people that I trust and people that who are very competent, very knowledgeable। तो ये कम से कम उनको हो सकता है, एतमाद हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं उनको जो रेकमेंड करूंगा बंदा वो कॉम्पिटेंट है, नॉलेजेबल है और उनको सही एडवाइस देगा। तो ठीक है। आउटसाइड ऑफ ये असाइलम और रेफ्यूजी वर्क, बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू कैनेडियन इमिग्रेशन। और आपकी वैरायटी ऑफ कस्टमर्स क्या होते हैं, क्लाइंट्स कौन होते हैं, लाइक दे आर पाकिस्तानीज ओनली और इंडियंस, मिडिल ईस्ट, क्या किस तरह के? एंड द रीजन आई एम आस्किंग इज ताकि ऑडियंस जो मेरी सुन रही है उसको एक आइडिया भी हो जाए कि यार दिस इज द गाय आई वांट टू रीच आउट बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ क्लाइंट्स ही मैनेजेस। बैरोज ऐसा है कि बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस अ व्हाइल, तो अब थैंकफुली ऐसा है कि मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो दे आर फ्रॉम ऑल ओवर। तो मतलब वो वियतनाम से भी हैं, वो आयरलैंड से भी हैं, वो यूके से भी हैं, यूएस से भी हैं, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान इंडिया से तो हैं ही, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली आप जब शुरू करते हैं तो आप अपने इमीडिएट नेटवर्क को पहले टैप करते हैं और उनके थ्रू जो है आपके पास जो है वो फाइल्स आती हैं और फिर वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो वो तो है ही, जाहिरी बात है, वो जो मार्केट है वो तो है ही। लेकिन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स आई गॉट सर्टेन अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद डिफरेंट कम्युनिटीज, तो उसकी वजह से अब काफी मेरी एक डिवर्स है जो क्लाइंटेल है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर, आई मीन जो सॉल्यूशंस हैं वो तो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होंगे आपके लिए भी और जो बंदा यूरोप में बैठा है उसके लिए भी। तो क्लाइंटेल तो काफी डिवर्स है, लेकिन यस आई मीन ज्यादातर मेरे जो क्लाइंट्स हैं दे आर फ्रॉम Middle East, India, Pakistan. Got it. Thank you, Abdullah. This was amazing. Based on the comments from people who will be watching this, उस हिसाब से हम decide करेंगे कि we'll be calling you for further podcasts as well and going deeper into one of the topics. Thanks a lot for your time. This was just amazing and very My enriching. pleasure, Behrouz. Thank you for having me.